हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए पीवाई की सीरीज़ शुरू की है। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसा कि मेरे पढ़ाने का भी तरीका यही है कि मैं एक दूसरे को लिंक करके पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो आई होप देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट दे दिया है। क्योंकि और देखो, वो ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब कि मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने उसमें CHSL के भी क्वेश्चंस डाले हैं, MTS के भी डाले हैं, CPO के भी डाले हैं। ठीक है, और SSCGL 2025 के तो हैं ही हैं। क्योंकि अब तुम लोगों को मालूम होगा कि एडुकेटी एग्ज़ाम लेने वाली है। ठीक है, वो क्या करती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछती है। तो मैंने आज के सेट में जितने भी तुम्हारे 25 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो CGL के 25 में आए हुए क्वेश्चन सब के सब डाल दिए, और उन पे जितना हो सके डिस्कशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करना है, जो दो हम लोगों ने सीरीज कंप्लीट कर ली हैं, उनको कवर कर लेना। ठीक है, तो चलो आज का सेट शुरू करें क्या। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको आंसर करो। क्या बोल रहा है ये, भारतीय साक्ष्य आधुनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के रूप के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस प्रसंग से संबंधित है? मतलब कि तुम लोगों को ये बताना है कि जो हमारा BNS है, मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि जो भारतीय न्याय संहिता है, BNS। ठीक है, ये कब बनाया गया था, जल्दी से बोलो। ये बनाया गया था 2023 में। कब बनाया गया, 2023 में बनाया गया। ठीक है, और ये किसके स्थान पर आया गया, ये IPC के स्थान पर आया गया। तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, IPC की, IPC एक्ट कब आया था, जल्दी से बोलो। IPC एक्ट कब आया था, IPC एक्ट कब आया, जल्दी से बोलो। ये आया था हमारा 1860 में आया था। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे BNS की बात करते हैं। BNS की डेट बता दो जल्दी से, कब इसको लागू किया गया। ये 2023 में इसको 1 जुलाई 2023 को उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, 2023 को उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, और इसके मतलब कि जितने भी इसके सेक्शंस है, उसको कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया गया है। ठीक है, 2024 तक इसको फुल लागू कर दिया गया है, सारे इस सेक्शंस में कर दिया गया है। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करते हैं, किसके इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं, इसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, जल्दी से बोलो। जो BNS है ना, इसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, ये 358 आते हैं। कितने आते हैं, 358 आते हैं। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स होते हैं हमारे 20 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, IPC की, IPC को कब बनाया गया था, 1860 में बनाया गया था। ठीक है, चलो इतना कंप्लीट है क्या, इतना तुम लोग को याद में रहेगा क्या। चलो, अगर अपन बात करते हैं किसकी, BNSS की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, BNSS की बात करते हैं। BNSS का मतलब बता दो पहले तो। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कहते हैं इसको। इसको भी IPC के जो, सॉरी, इसको भी BNS के साथ में ही लागू किया गया था। मतलब कब किया गया था, 2023 में लागू किया गया था। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो चलो पहले IPC का मतलब समझ लो। IPC का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। ये क्या काम करता है, ये जैसे कि तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारे जुडिशरी में एक जब कोई भी क्राइम होता है, वो क्राइम होने से लेके और जो क्रिमिनल को सजा देने तक का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो किस में लिखा रहता है, वो IPC में लिखा होता है। मतलब कि कोई भी एक जुर्म के लिए किसी भी क्रिमिनल को क्या सजा देनी है, ठीक है, उसको कितने साल की देनी है, कैसा, मतलब कि सब कुछ जो किस में लिखा रहता है, इंडियन पीनल कोड में लिखा रहता है। ठीक है, चलो, ये किसमें और इसी को मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है। अब तुम लोग को ध्यान में रखना है कि जो BNS है, BNS में कुछ ऐसे सेक्शंस जोड़ दिए गए जो कि आधुनिकता के लिए बहुत ज़रूरी हो गए। मतलब कि इसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया है, इसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम कोई भी एक क्रिमिनल हो रहा है, या फिर मतलब किसी के लीगल ऑफेंस में अगर तुम लोग क्या करते हो, वीडियो बनाते हो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक लीगल प्रोसीजर माना जाएगा, किसमें, कोर्ट्स में। ठीक है, अगर तुम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाते हो, अगर वीडियो बना के ले जाते हो या फिर ऑडियो बना के ले जाते हो, तो वो भी एक प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं बीएनएसएस की, तो इसमें क्या लिखा गया था, इसका मतलब क्या होता है कि तुम खुद की सुरक्षा के लिए, ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा आर्टिकल नंबर 20 में, अभी जो हमारा संविधान है ना, आर्टिकल नंबर 20 में खुद को बचाने के तरीके बताए गए, मतलब कि 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर तुम लोगों को कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी तुम्हारा नियरेस्ट कोर्ट रहेगा, ठीक है, जो भी मैजिस्ट्रेट रहेगा उसके सामने तुमको क्या प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर, और जिसमें तुम लोग ध्यान में रखना कि 24 घंटे में मतलब कि वो टाइम ऐड नहीं किया जाएगा आने जाने का, मतलब कि अगर कोई भी एक स्टेशन है वहाँ से अगर कुछ दूरी पे मैजिस्ट्रेट है तो आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाए, क्योंकि दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है। ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं वो। ठीक है, तो वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो, पहले तो ये बता दो, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के स्थान पे क्या बनाया गया, हमारा बीएनएसएस बनाया गया है। ठीक है, सीआरपीसी, एक सेकेंड, सीआरपीसी के स्थान पे क्या बनाया गया, बीएनएसएस बनाया गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बनाया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। क्या होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है? क्या एक टॉपिक पे इतना डिस्कशन सफिशियंट है? चलो, और तुम लोगों को मालूम ही हुआ इसमें कितने सेक्शंस बनाए गए हैं बीएनएस में, 358। अभी हमने डिस्कशन कर लिया है, फिर से रिवाइज कर लो, कितने सेक्शंस बनाए गए हैं इसमें, 358 बनाए गए हैं, 358 बनाए गए हैं। और कितने चैप्टर्स हैं इसमें, कितने अध्याय हैं इसमें, जल्दी से बोलो। ये हो जाएंगे हमारे 20 अध्याय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अंग्रेजी वाले देख लो यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा ही है कि मतलब कि कोई भी लैंग्वेज हो उसमें मतलब कि कोई कमी नहीं रखनी है। ठीक है, चाहे अंग्रेजी हो हिंदी हो, मतलब कि, और एक और बात ध्यान में रखना कि अगर हम जो चीज़ समझ रहे हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें समझोगे तो जल्दी से तुम लोग रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना अंग्रेजी वाले। ठीक है, इसमें क्या, कौन सी अथॉरिटी, मॉडर्न एविडेंस एविडेंस के बारे में बात करी गई। ठीक है, मतलब कि क्या, मॉडर्न एविडेंस, तुम इसमें क्या एक प्रूफ बन सकते हैं ये सब। ठीक है, ऑडियो वीडियो के द्वारा जो भी तुम लोग उसमें लिखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ओके, ये देखो, ये सब 25 के आए हुए क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन सा शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, मतलब कि जो पहला पेपर का पहले ही जो शिफ्ट है ना उसी का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलो इसका आंसर करो। चेराव, बांस की झाड़ियों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, चेराव एक नृत्य का नाम है, और ये कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से बोलो। ये हमारे किया जाता है मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में कौन कौन से किए जाते हैं, जल्दी से बोलो। चेराव किया जाता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कौन सा किया जाता है यहाँ पे, चेराव किया जाता है। ठीक है, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा किया जाता है, यहाँ पे वांचो किया जाता है। हम किसके, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा किया जाता है, वांचो किया जाता है। मेघालय की चलो पहले तो तुम लोग ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय की सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा ये, मेघालय का। गारो, खासी, जयंतिया हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी, गारो, खांसी और जयंतिया हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मासिन राम में होती है। ठीक है, वो भी कहाँ पर है, मेघालय में हो जाएगा। और वो कौन सी पहाड़ियों पे बसा हुआ है, खासी पहाड़ियों पे बसा हुआ है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मासिन राम में होती है, वो कहाँ पर है, मेघालय में है। कौन सी पहाड़ियों में है, वो खासी पहाड़ियों पर है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है इतना? चलो, और देख लें क्या। चलो, हम लोगों ने बहुत सारे नृत्यों के बारे में पहले बात कर ली है। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा हो तो उन लोग तो तुम लोग ध्यान में रखना कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनको एक बार कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा कंटेंट तुम लोगों को डिलीवर कर दिया है। ठीक है, तो जितना हो सके रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखो, जैसे भी तुम लोग करना चाहो करो। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड कर लेना। और अगर तुम लोग को अगर थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो ठीक है।
चलो अगर हम बात करते हैं किसकी, असम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि असम के हमारे कुछ नृत्य रह गए थे। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, असम की बात करते हैं, तो असम में कौन कौन से किए जाते हैं, जल्दी से बोलो। यहीं पे कौन सा किया जाता है, बगरुम्बा किया जाता है। बगरुम्बा के साथ में कौन सा किया, और ये किसके द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, बोडो ट्राइब द्वारा किया जाता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। यहीं पे कौन सा किया जाता है, अंकिया नाट किया जाता है, अंकिया नाट किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन सा किया जाता है, यहाँ पे देवधानी किया जाता है, कौन सा किया जाता है, यहाँ पे देवधानी किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है ये। ठीक है इतना। चलो अगर हम बात करते हैं किसकी, यूपी की। ठीक है, हम एक हमारी सीरीज और चल रही है कि हम स्टेट वाइज फोक डांसेस वगैरह कवर करते हैं। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उनको एक बार देख लेना। ठीक है, मैंने मतलब कि तकरीबन 6 से 7 स्टेट्स को कवर कर दिया है। ठीक है, जितने भी हो सके, और वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, लेकिन वो ये सब है कि वो सीजीएल से भी उठाए हैं मैंने, एमटीएस से भी उठाए हैं, और सीपीओ से भी उठाए हैं, और सीजीएल के तो, सीएचएसएल के तो हैं ही उसमें। ठीक है, वो सब क्या मल्टीपल टाइम्स आस्किंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और मैंने क्या उनको जितना हो सके डिटेल डिलीवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेना। क्लियर इतना। चलो अगर हम बात करते हैं किसके, यूपी की। यूपी में कौन कौन से किए जाते हैं, जल्दी से बोलो। यूपी में कौन कौन से किए जाते हैं, यहीं पे कौन सा दादरा किया जाता है, साउंड ध्यान में रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सा किया जाता है, यहाँ पे दादरा किया जाता है, रास किया जाता है। रास के बाद में कौन सा किया जाता है, यहीं पे झूला किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, झूला के बाद में कौन सा किया जाता है, यहाँ पे मयूर किया जाता है, मयूर इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, यहीं पे कौन सा किया जाता है, धोबिया किया जाता है। जल्दी से बता दो, जो जो भी पुराना स्टूडेंट होगा, जिसने मतलब वो पीवाई की सीरीज जो फोक डांस वाली सीरीज चल रही है ना, वो उसने कवर किया होगा कि धोबिया कहाँ का है, वो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। वो कहाँ का हो जाएगा, हमारे बिहार का हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा किया जाता है, यहाँ पे चरकुला किया जाता है। यूपी में कौन सा किया जाता है, यहाँ पे चरकुला किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन से किए जाते हैं, जल्दी से बोलो। यूपी में और कौन कौन से किए जाते हैं, यहीं पे ख्याल किया जाता है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ख्याल और रासलीला किए जाते हैं। ठीक है, क्या इतने समझ में आया, फिर से समझना है क्या। चलो एक बार फिर से सुन लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं, यहाँ पे दादरा किया जाता है, रास किया जाता है, झूला किया जाता है, मयूर किया जाता है, और धोबिया किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ का चरकुला। चरकुला भी कहाँ पे किया जाता है, यूपी में किया जाता है। कहाँ पे हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से किए जाते हैं, यहाँ पे ख्याल किया जाता है। कौन सा किया जाता है, ख्याल किया जाता है, और रासलीला किया जाता है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अंग्रेजी वालों ध्यान में रखो। कौन चिराव कहाँ पे किया जाता है, जो बैम्बू डांस किया जाता है कहाँ पे होता है, वो मिजोरम में हो जाएगा। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो, ये रहा तुम्हारे पास में, ये एडिक्विटी स्पेशल है। ठीक है, एडिक्विटी स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब कि इतना हो सके डिस्क्रिप्शन पढ़ो। क्लियर इतना। चलो अब देखो यहाँ पर, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान में रखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो ये 25 का क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो एक बार पीडीएफ निकाल लेना, एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, मैंने उसी से उठाया है। अब क्या देखो, पहले तो दोनों का देखो, एडिक्विटी का एक मानना है कि जब तक बच्चा चारों ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ेगा, अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा, और अगर वो एक ही बार में मतलब कि जल्दी से पढ़ के टिक कर देगा, तो वो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो गलत करके आएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें जो मतलब एडिक्विटी की स्पेशलिटी है कि मतलब दो ऑप्शन से वो उलझाता है। ठीक है, मतलब क्या ये होगा या बी होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें उलझाता है वो। तो चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक ही बार में अच्छे से पढ़ लोगे तो जल्दी से क्वेश्चन कवर कर पाओगे। ठीक है, पहले तो ये पढ़ो कि दोनों ही न्यायालयों द्वारा न्यायोचित और परिवर्तनीय है क्या। क्या डीपीएसपी और मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये न्यायालय में परिवर्तित किए जा सकते हैं क्या। पहला ऑप्शन है। दूसरा देखो यहाँ पे, संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को अलग कर देते हैं क्या। जो डीपीएसपी होते हैं मौलिक अधिकारों से अलग कर देते हैं क्या। दूसरा देखो, तीसरा देखो, अब कौन सा हो जाएगा, मौलिक अधिकार न्यायोचित है क्या। इस मौलिक अधिकारों को हम क्या कोर्ट में इनको प्रोसीजर कर सकते हैं क्या। क्या डीपीएसपी को नहीं कर सकते हैं। चौथा देखो यहाँ पे, डीपीएसपी को का संबंध का संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, और मौलिक अधिकार वैकल्पिक हैं। जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम पहले तो आंसर की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा इसका,
सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और इस अगर तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो तो बाय आर्टिकल नंबर 32 हम लोग क्या जो कोर्ट रहता है हमको क्या देता है, 5 तरह की रिट प्रोवाइड करवा सकता है। मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो मतलब कि जो कोर्ट में हम उसके लिए क्या कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑफिशियल है या फिर मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर है या फिर कोई भी मतलब कि जनता में कोई भी अगर तुम्हारी कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, अगर भेदभाव करता है, अगर किसी भी तरह का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन क्या यही चीज़ डीपीएसपी के लिए होती है क्या? वो आंसर है नहीं, नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जो डीपीएसपी होते हैं ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्या होते हैं, हमारे राज्य को एक अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। मतलब कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में बदल नहीं सकते हैं, इनके खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करवा सकते। ये क्या होता है, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे राज्य को कैसा बनाना है, बस। क्लियर इतना? चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट्स में कवर कर लिए हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर तुम लोगों को समझ में अभी ये वाला अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पुराने प्रैक्टिस सेट देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर दिया है। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, जल्दी से बोलो। ये हमारे हो जाएंगे कहाँ तक, 12 से लेके कौन से तक हो जाएंगे, ये हमारे 35 तक हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, 12 से 35 तक कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की, जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं। ये कितने कितने तक है, 36 से लेके 51 तक होता है। जल्दी से 51 का बता दो, ये किससे संबंधित है, जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे पता होगा उन लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अंग्रेजी वाले ध्यान में दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स आर जुडिसेबल बट डीपीएसपी इज नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में प्रोसीजर करवा सकते हैं और डीपीएसपी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे, सब के सब तुम्हारे वही क्वेश्चन है, 25 के हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आंसर करो इसका। भक्ति परंपरा में उपासना की कौन से दो व्यापक प्रकाश बताए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करो। चलो, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या बोल रहा है। भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से दो व्यापक प्रकाश बताए गए हैं, मतलब कि भक्ति परंपरा, देखो भक्ति परंपराएं अलग अलग जो टीचर्स होते हैं या फिर जो हमारे भक्ति जो परंपरा के कवि हैं या फिर मतलब जो हम बोले कि बहुत बड़े उपासक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं। ठीक है, कोई मतलब कि वैदिक परंपराओं की तरफ गया है कि वेदों को मानो, कोई बोलता है कि जो हमारा संसार है यही हमारा शिक्षा का मतलब कि स्तंभ माना गया है। ठीक है, अगर हम बौद्ध की बात करें तो वो अलग मानते हैं, जैन की बात करें तो वो अलग मानते हैं, और जैन में भी अलग अलग जो दो चीज़ों में बट गए थे वो लोग अलग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पैगम जो हमारे बोलते हैं श्वेतांबर दिगंबर, वो अलग बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन श्वेतांबर की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि मतलब कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यही हमारा क्या स्तंभ होते हैं। मतलब कि अगर ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, ठीक है, मतलब जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो संपत्ति को संचय करके नहीं रखते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, हमारी भक्ति को निभाने के तरीके होते हैं। ठीक है, अगर अपन दिगंबर की तरफ जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये संसार ही हमारा मतलब कि स्तंभ माना जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे कपड़े होते हैं ना, जो नागा साधु तुम लोगों ने देखे होंगे, वो इसी से संबंधित होता है। ठीक है, जो हमारा संसार ही है ना, यही हमारे वस्त्र है। ठीक है, वो लोग ये मानते हैं। लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। ये कौन सा हो जाएगा, सगुण और निर्गुण हो जाएगा। थोड़ी सी हम सगुण और निर्गुण के बारे में समझ लेते हैं कि सगुण का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जैसे कि हम मतलब कि भगवान का एक स्वरूप है,
ठीक है, आराध्य का एक स्वरूप है, वो किस में मानते हैं हम, सगुण में मानते हैं। और निर्गुण में हम क्या मानते हैं कि भगवान का कोई भी एक रूप नहीं है, वो चारों तरफ है। वो किसको मानते हैं हम, निर्गुण में समझते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ कवियों की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सगुण में कौन कौन से होते हैं, निर्गुण में कौन से होते हैं, वो हम थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सीजीएल में बने हुए क्वेश्चंस है। अगर हम बात करते हैं किसके, सगुण की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से मतलब कि बहुत बड़े बड़े भक्त रहे हैं। अगर हम बात करते हैं किसमें, राम भक्त कवियों में बात करें, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, तुलसीदास जी के बारे में कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, सब जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इनकी सबसे बड़ी रचना कौन सी होती है, रामचरितमानस होती है, तुम लोगों को मालूम होगा। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, और अगर हम तुलसीदास जी की बात करते हैं, तुलसीदास जी का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 1532 से लेके कब तक हो जाएगा, 1623 तक हो जाएगा। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इतने में उन्होंने क्या किया, भक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया है, मतलब राम भक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया है उन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राम भक्ति में कौन कौन से आते हैं, यहीं पे नाभादास जी भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, नाभादास जी भी आते हैं। इनका टाइम पीरियड कौन सा, जल्दी से बोलो। ये 1657 के टाइम पीरियड की बात है ये, मतलब कि 1657 के टाइम पीरियड में इन्होंने भक्ति को एक बहुत अच्छा रास्ता बनाया है इन्होंने। ठीक है, स्वामी अग्रदास की अग्रदास जी की बात करते हैं यहाँ पे, स्वामी अग्रदास जी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कौन सा है, 1556 का, 1556 का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि हुमायूं अकबर के बीच का टाइम है ये। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कौन कौन से ऐसे कवि और कवियत्री रहे हैं, उनके हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, कृष्ण भक्ति में कौन कौन से हो जाएंगे, तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, कौन से अष्टछाप के कवि कौन से होते हैं यहाँ पे, अष्टछाप के कवियों में कौन कौन से कृष्ण भक्ति के लिए फेमस है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है ये। अगर हम बात करते हैं किसके, अष्टछाप के कवियों में कौन कौन से आते हैं, जल्दी से बोलो। यहाँ पे वल्लभाचार्य जी आते हैं यहाँ पे, और इनके चार शिष्य भी क्या कृष्ण भक्ति में लीन हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, वल्लभाचार्य जी हो गए, फिर इसके बाद में बात करते हैं किसकी, विट्ठल दास जी के भी 4 शिष्य हैं, वो भी किससे संबंधित है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया समझती है, कौन से समझती है वो, सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी किससे संबंधित है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, सगुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, सूरदास जी का टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, 1478 से कब तक हो जाएगा, ये 1573 तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1573 तक हो जाएगा, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना। चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, मीराबाई की, मीराबाई भी इसी से संबंधित, मतलब कि मूर्ति पूजा में वो लोग वो विश्वास रखते थे। ठीक है, चलो, हम बात करते हैं किसकी, मीराबाई की। मीराबाई भी किससे संबंधित, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, इनका पहले तो इनकी कृति बता दो, सबसे फेमस कौन सी मानी जाती है यहाँ का, गीत गोविंद का टीका किसकी है, गीत गोविंद का टीका किसकी, मीराबाई की हो जाएगी। ठीक है, सूरदास जी की कौन सी हो जाएगी, सूर सारावली हो जाएगी, साहित्य लहरी हो जाएगी, तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, मीराबाई की इनका टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा, 1498, और से लेकर कब तक हो जाएगा, 1547 तक हो जाएगा। चलो, इतने से टाइम पीरियड थोड़ा सा याद आता है। सबसे पहले तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि मीराबाई के ससुर का नाम क्या था और इनके हस्बैंड का नाम क्या था, क्योंकि इनकी भी शादी हुई थी ना। ठीक है, राजस्थान से संबंधित है ये सब। चलो, इनके कमेंट बॉक्स में आंसर करना। हम नेक्स्ट की बात करें, क्या भक्ति परंपरा का आंसर कौन सा हो जाएगा, सगुण और निर्गुण हो जाएगा। क्लियर इतना। चलो, निर्गुण में क्या होता है कि इसमें मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, बस ये समझते हैं कि हमारा पूरा संसार ही हमारा भक्ति का स्तंभ है। ठीक है, चलो, ये अंग्रेजी वाले ध्यान में रखो, कौन सा हो जाएगा, सगुण और निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द ब्रॉड लाइट ऑफ वर्शिप हैव बीन डिस्क्राइब इन द भक्ति ट्रेडिशन। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा हो जाएगा, 2025 का है ये। ठीक है, 13 तारीख को पूछा, मतलब कि जो सेकंड डे को पूछा गया था, पहली शिफ्ट का। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया था। ठीक है, पहले तो तुम लोग ये समझो कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब आया था, 1773 में आया था। ठीक है, 1773 में आया था। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दो इसने कौन कौन से चेंजेस करे थे। इसने क्या किया था कि जो हमारा गवर्नर है, गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है ना, उसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहला बनने वाला कौन है, वॉरेन
हेस्टिंग है, कौन सा यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, इसी एक्ट द्वारा क्या किया गया था, जल्दी से बोलो, एक सेकेंड। इसी एक्ट द्वारा क्या किया गया था, जल्दी से बोलो, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, जल्दी से बोलो, एलिजा एम्पे थे। कौन थे इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं, ये चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एलिजा एम्पे। क्या कहते हैं, एलिजा एम्पे। ठीक है, चलो। और इसी के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और क्या किया गया था, जल्दी से बोलो। और देखो, देखो, जब किसी के हाथ में जब ज़्यादा पावर आ जाती है, तो फिर क्या उसके वो बहुत कुछ कर सकता है। मतलब कि या तो वो सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, या फिर बुरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब कि ये क्या खुद डिसीजंस ले सकता था। हम हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ेंगे कि मतलब कि जो आई जो क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका कहाँ से हुआ है। अभी ये गवर्नर जनरल, गवर्नर का मतलब क्या होता है, हम लोग सब पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ेंगे। बस मोटा मोटा इतना समझो कि जो गवर्नर जनरल है यहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसके हाथों में बहुत सारी पावर्स आ चुकी है। मतलब कि यहाँ का प्रशासनिक अधिकार ये बना सकता है। मतलब कि तुम लोगों को मालूम होगा कि 1757 में, एक सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं। 1757 में क्या होता है, यहाँ पे प्लासी का वॉर होता है। ठीक है, प्लासी का वॉर होता है। इसी के दौरान क्या होता है, ये मतलब कि यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित जमा लेते हैं। ठीक है, इसी के बाद में कौन सा होता है, 1764 में, एक सेकेंड, 1764 में क्या होता है, यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पे अपना पूरा राजस्व जमा लेते हैं। मतलब कि पूरा बंगाल, इनके बंगाल के साथ में कौन सा, इलाहाबाद का और जो मुगल शासन है, पूरा इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जित अब ये क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के लिए क्या बना सकते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। अब इसी के दौरान क्या किया गया था, इसी के दौरान क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया था कि जो हमारा बॉम्बे, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, ठीक है, इसके अंडर में ये दोनों किसके अंडर में आ गए थे, वो बंगाल के अंडर में आ गए थे। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, वो जो बोलेगा वही मुंबई और मद्रास में किया जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की बात है, अपन लोग पूरा डिस्कस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो पहले तो इसका आंसर की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा। इनकी भूमिकाओं में 4 सदस्यों वाली गवर्नर के साथ गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। मतलब कि पहले तो ये समझो कि 4 सदस्यों की क्या बनाई गई थी, एक कमिटी बनाई गई थी। किसकी हेल्प के लिए बनाई गई थी, वो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए बनाई गई थी। ठीक है, किसमें बनाई गई थी ये, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, वो कब आया था, पिट्स इंडिया, थोड़ा सा पढ़ ही लो। ठीक है, क्योंकि ना मेरी एक आदत है, मतलब कि जितना हो सके एक क्वेश्चन को खोल खोल के रखने की। ठीक है, जितना हो सके, और कंटेंट डिलीवर करने की मेरी आदत है। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये जल्दी से बोलो, ये कब आया था, 1784 में आया था। ठीक है, इसमें क्या बनाए गए थे, दो चीज बनाई गई थी। कौन कौन सी बनाई गई थी, इसमें बीओसी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, और बीओडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई थी। जो ये बीओसी क्या काम करती थी, ये वहाँ के प्रशासनिक जो मामले हैं उन सब पे ध्यान रखती थी। मतलब कि गवर्नर जनरल क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और किस लिए कर रहा है, वो सब कौन ध्यान में रखता था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स उसमें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और जो मतलब कि कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी खत्म नहीं हुई है, कंपनी का अधिकार भले अपन बाद में पढ़ेंगे कि इसका एकाधिकार 1813 में खत्म कर दिया गया था, और इसका जो पूर्ण अधिकार कब खत्म कर दिया गया था, 1853 में खत्म कर दिया गया था, बाय चार्टर एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया था। हम लोग इसमें बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि जो बीओसी किसके अंडर में था, मतलब कि जो बीओसी किसको अंडर में रखता था, ये जो प्रशासनिक मामले हैं इनको अंडर में रखता था, और जो बीओडी है कंपनी को अपने अंडर में रखता था। मतलब कि कंपनी में कोई भी रिश्वत नहीं लेना चाहिए, और वहाँ के मतलब कि जो भी कंट्रोल है, ठीक है, वो किसके हाथ में होना चाहिए, बीओडी के अंदर में होना चाहिए होता है। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने ढूंढ के रखा है। ठीक है, तो और उस पर क्या करेंगे अपन लोग, काम करेंगे। ठीक है, मेहनत तो है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश में आंसर हो जाएगा,
कौन सा हो जाएगा इसका, नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, गवर्नर जनरल के लिए क्या बनाई गई थी, चार सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने कितने समय में पुरुषों की 400 मीटर रेस में चौथा स्थान प्राप्त करते भारतीय रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कब तोड़ा गया था, 1984 में तोड़ा गया था। ठीक है, अगर हम बात करते पहले तो ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि अपन बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, चलो 1960 का में रोम में किया गया था। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारे ओलंपिक्स है सबसे पहले जो मतलब कि आधुनिक ओलंपिक से भी पहले पहली बार कब किए गए थे, 1776 में, सॉरी, बीसी में किए गए थे। ठीक है, कहाँ पे किए गए थे, ये भी ग्रीस में किए गए थे। ठीक है, कहाँ पे किए गए थे, ग्रीस में किए गए थे। ये मतलब कि जियोस जो भगवान माने जाते हैं वहाँ के, उनके लिए किए गए थे। ठीक है, अगर अपन आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, ठीक है, ये कब किए गए थे, अगर हम बात करें किसकी, 1896 में पहली बार किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे, एथेंस में किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे, एथेंस में किए गए थे। ये भी कहाँ पे होता है, जल्दी से बोलो, ये भी, हाँ, कहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी ग्रीस में पढ़ते हैं। ठीक है, एथेंस में किए गए थे। चलो, अगर हम बात करते हैं जो इसकी काउंसिल कब बनाई गई थी, जल्दी से बोलो, इसकी जो काउंसिल है ये कब बनाई गई थी, 1894 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, ये जल्दी से बोलो, पियरे डी कोवार्टिन द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, और ये इसके दूसरे अध्यक्ष रहे हैं, पहले वाले नहीं है। पहले वाले जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो कौन है, पहले इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये कौन से हैं, दूसरे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी हाँ ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके 1900 मतलब 2028 में, अब जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ना 28 में, कहाँ पे होंगे, जल्दी से बोलो, जो 2028 में ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले, लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं, लॉस एंजल्स, यूएसए में होने वाले हैं। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम 2030 की बात करते हैं, जो 2030 में ओलंपिक्स होने वाले हैं ना, ये कहाँ पे होने वाले हैं, जल्दी से बोलो, ये फ्रांस में होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं, फ्रांस में होने वाले हैं। फ्रांस में भी कहाँ पे होने वाले हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर वो लोग, अगर तुम लोग करंट अफेयर पढ़ते हो तो मालूम होगा। ठीक है, चलो इसके आंसर की बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह जी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था, जल्दी से बोलो, ये 45 सेकेंड 6 सेकेंड का, 45 सेकेंड 6 माइक्रो सेकेंड में उन्होंने क्या किया था, 400 मीटर की दौड़ कंप्लीट की थी। ठीक है, और ये 1984 तक क्या रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था। ठीक है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, मतलब कि इंडियन रिकॉर्ड रहा था, कोई भी इसको तोड़ नहीं पाया था। और कब तोड़ दिया गया इसको, 1984 में तोड़ दिया गया। ठीक है, और किसने तोड़ा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये अंग्रेजी में रहा, अंग्रेजी में सेम वही है। कब हो जाएगा ये, 45 सेकेंड 6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। एसपी मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है, जल्दी से बोलो, एसपी मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है, और ये किसके लिए फेमस है, जल्दी से बोलो, ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे, चंडीगढ़ में हो जाएगा। चंडीगढ़ कहाँ पे, ये क्या है, एक यूटी है। ठीक है, और यहीं पे किस किस का डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो बोलते हैं कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहाँ कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, और कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के अंडर में दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहीं पे कौन सा हो जाएगा, स्टेडियम कहाँ पर है, पहले ये बोलो, चंडीगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, जो मोढेरा स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बोलो, मोढेरा कहाँ पे हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, चिदम्बरम कहाँ पर, जो चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये हमारे कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा चिदम्बरम, कहाँ पे हो जाएगा, हमारे कर्नाटक में हो जाएगा। क्लियर इतना, चल, अगर हम बात करें धर्मशाला कहाँ पर है, धर्मशाला कहाँ पर है, धर्मशाला स्टेडियम किसके लिए फेमस है, जल्दी से बोलो, ये जल्दी से बोलो, क्रिकेट के लिए फेमस है। कहाँ पर है, हो जाता है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना, चलो ये रहा अंग्रेजी में, एक बार पढ़ लेना इसको, कहाँ पे हो जाएगा, ये चंडीगढ़ में हो जाएगा। क्लियर इतना, चलो आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। ठीक है, वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करें। ठीक है, ये मतलब जानना ज़रूरी है। ठीक है, तुम लोगों को देखो, हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो तुम लोगों का सिलेक्शन है। ठीक है, जितना भी जीएस में कोई भी अंकुश नहीं लगना चाहिए। जितना हो सके हम लोग क्या करेंगे, जो कंटेंट है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाए, हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको मतलब कि एक बार एनालिसिस किया है। उसी के बेस पे मैं पूरा पेपर बना रहा हूँ, मतलब जो स्लाइड्स है ना सब कुछ उसी पे बेस पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके अब इस चैनल से जुड़ जाओ और अपने जितने सारे साथी हैं सबको शेयर करो ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ डिस्कशन इसी चैनल पे करेंगे, क्लियर इतना। चलो, अगर तुम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है सब कहाँ पे जाती हैं अपनी ये इंस्टाग्राम पे जाती हैं, ठीक है। और यहीं पे तुमको क्या मिलते हैं, डेली क्विज भी मिलते हैं किस पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो, और इसी चैनल पे जो पोस्ट है, पोस्ट पे भी तुम लोगों के लिए डेली क्विज आ रही है, मतलब कि जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना उसी से क्विज बन रही हैं। तो पोस्ट पे जाना, उस पे एक जितने भी सारे क्विज डली हुई हैं सबको अटेंड करो, ठीक है। वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए होती हैं। चलो, आज का सेशन कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। ओके, जय हिंद, बाय।